तो हेलो 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 हेलो, वेलकम टू द चैनल मेरे एमपी बोर्ड के प्यारे प्यारे भाइयों। आप सभी के लिए आपके शिवेंद्र भैया लेकर आ गए हैं लेक्चर नंबर 2। एंड मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था कि भाई कोई गेस कर दो। अब जब मैं शूट कर रहा हूँ किसी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया है, कोई देगा तो आई अपलोड शॉर्ट अबाउट दैट। बट अब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये भाई बता देना, ये मैंने ये जो भी ये छोटा सा थंबनेल टाइप जो भी बनाया है ये कैसा लग रहा है। बहुत बेसिक सा है, आई डोंट नो आप सबको पसंद आएगा। बट ये चीज़ आपको पसंद आए ऐसी गारंटी मैं नहीं दे सकता, लेकिन एक चीज़ आपको ज़रूर पसंद आएगी, वो है ये। देन ये जो कंटेंट है ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ कोई ये नहीं कह सकता कि उसे पसंद नहीं आया। जो 10th क्लास में है एमपी बोर्ड में, आपके भैया बैठे हैं आपके लिए, गारंटी देता हूँ आपको कि आपके मार्क्स आएंगे आएंगे, फॉर श्योर आएंगे। ठीक है, सो मैंने 1.5 मिनट बर्बाद कर दिया है आपका। लेट्स गेट इनटू द चैप्टर। आज आपको ऐसा करके भेजूंगा इस चैप्टर से कि इस चैप्टर से क्वेश्चन ढूंढ के पहले कर लिखोगे कि हाँ भैया ये तो आता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सट करके टिक लगाओगे, फिर इन द ब्लैंक्स बहुत जल्दी भरोगे, ट्रू एंड फॉल्स टिक लगाओगे। सो एमपी बोर्ड वालों, आओ मज़े करते हैं। आपके लिए कोई काम नहीं करता, आपके भैया काम करेंगे आज। ठीक है, सो चलो सबसे पहला टॉपिक लाइट। लाइट क्या है? लाइट एक फॉर्म है एनर्जी का जिसकी वजह से अपन ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। अभी बल्ब चल रहा है, 2 बल्ब चल रहे हैं, आप लोग को देख पा रहे हो। मैंने पंखा बंद करा है, गर्मी हो रही है। ठीक है, लाइट चल रही है तभी आप मेरे को देख पा रहे हो। ठीक है, सो दिस इज लाइट। ये कोई नहीं पूछा है, बट आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन सके इसके लिए मैंने ये रखा है। देन वी हैव रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब भैया ये आता है टॉपिक सबसे पहले कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन अ शाइनी सरफेस। क्या मतलब है भैया इसका? इसका ये मतलब है कि जब आप एक शाइनी सरफेस लेते हो, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये फ़ोन है, ठीक है, दिस इज अ शाइनी सरफेस। अब इसका रिफ्लेक्शन हो रहा है, कैसे दिखाऊँ आपको? देखो ये लाइट वहाँ से यहाँ पर आई, ठीक है, देन टकरा के वापस गई। इस वजह से आप देख पा रहे हो ये कैसी सरफेस है, ये शाइनी सरफेस है। आप कांच में खुद को देखते हो तो क्या होता है, आपकी जो शक्ल है घटिया मेरी जैसी, उसकी लाइट रे उस तब लाइट रेस आईने तक पहुंचती है। जब उस मिरर तक वो पहुंचती है, वहाँ से टकराती है, देन आपकी आईज में जाती है एंड देन द इमेजेस फॉर्म हो। चलो एक दूसरी बात है, बट ऐसे आपको रिफ्लेक्शन रियल लाइफ में दिखाई देता है। मेरे भाइयों मेरी बात मान लो, ये डेफिनेशन घोट के पी जाओ वर्ड टू वर्ड। कोई कुछ नहीं कर सकता तुम्हारा नंबर काट के। ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ी बड़ी कर दो। ठीक है, देन हमारे पास आते हैं लॉस। भैया कानून तो होंगे। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहते हैं कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, और जो नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब कि ये परपेंडिकुलर। नॉर्मल का मतलब मैं बताता हूँ, नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। तो ये जो परपेंडिकुलर है ये सब एक सेम प्लेन में लाई करते हैं। ठीक है, और जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। मतलब क्या है कि जिस एंगल से रे आई उसी एंगल से रे रिफ्लेक्ट भी करेगी। फॉर एग्जांपल एक ये सरफेस है, इस पे 60 डिग्री पे मैं लाइट डालता हूँ तो 60 डिग्री से ही वो क्या होगी, यहाँ से वापस उठ के जाएगी। ठीक है, तो ये हो गए 2 रूल्स। आप पहले वाले को कैसे लिख सकते हैं? देख, आप अगर बड़ा है आंसर तो आप ऐसे लिख सकते हो दैट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट्स दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड देन वी हैव अ सेकंड रूल व्हिच स्टेट्स दैट इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे को 10th क्लास की बात याद आई। जो मेरी मैम थी ना, उन्होंने मेरा पता है किस बात से नंबर काटे थे? ये प्लेन की स्पेलिंग गलत लिखने पे। मैं आज भी कन्फ्यूज होता हूँ कि PLAIN लिखनी है प्लेन की स्पेलिंग है और PLA नहीं लिखनी है। तो मैंने इसमें तो शायद सही लिख रखी है, बट उसमें गलत लिखी थी तो नंबर कटे थे। नाउ वी हैव इमेज बाय प्लेन मिरर। अब ये मिरर पे आते हैं, देन हमारे पास लेंस है तो फिर अपन लेंस पढ़ेंगे। ये तीसरा पेज है ना, हाँ ठीक है। देन वी हैव व्हाट इमेज बाय प्लेन मिरर। तो जो हमारा प्लेन मिरर है वो कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल, नकली इमेज, मतलब
आभासी इमेज बनाएगा, वो रियल में वो एग्जिस्ट नहीं करती, बस एक आभास है कि वहाँ पे कुछ है। इरेक्ट यानी खड़ी। एंड कैसी इमेज बनाएगा, वहाँ पर सेम साइज़ की बनाएगा। अब देखो सेम साइज़ की इमेज है, इसका मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है ना, वो किसके इक्वल है, इमेज की डिस्टेंस है फ्रॉम मिरर। आपका मिरर मान लो, मिरर से आपका जो ऑब्जेक्ट है वो 10 मीटर दूर है, तो इमेज भी 10 मीटर दूर बनेगी। आप देखो पीछे खिड़की दिख रही है आपको, हाँ ये दिख रही है, तो ये जितनी दूर है, इतनी देरी इसकी दूर ही इसकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। ठीक है, सेम साइज़ की बनेगी। भाई मेरी जितनी अभी हाइट है, मेरी शायद मान लो 6 फीट हाइट है, जब मैं कांच के सामने खड़ा रहूँगा तो मेरी हाइट 6 फीट ही दिखेगी, और मैं जितनी दूर खड़ा रहूँगा उसी साइज़ की दिखेगी। तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड साइज ऑफ इमेज इज सेम। ठीक है, देन वी हैव अ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल से आप क्या समझते हो कि स्फेयर क्या होता है? अपने पास भैया बॉल भी है। अब इस बॉल को मैं यहाँ से काट दूँ तो ये जो इतना इतना हिस्सा है ना, ये क्या है, ये पूरी बॉल ही स्फेयर है वैसे, लेकिन आप मिरर के लिए समझो कि इतना इतना हिस्सा क्या हो जाएगा, आपका स्फेयर हो जाएगा। ठीक है, तो स्फेयर के पास ये सरफेस है, तो ऐसे क्या होता है स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर में एक होता है कनकेव, एक होता है कन्वेक्स। अब आप कनकेव कन्वेक्स कैसे समझ सकते हो, चम्मच लेना। ठीक है, कन्वेक्स और कनकेव समझने के लिए चम्मच लेना। ठीक है, अब जब आप चम्मच लोगे ना, चम्मच ऐसी होती है, ठीक है, तो जब आप यूं वाले इस वाले साइड में देखोगे ना, तो आप अलग दिखोगे, आपकी इमेज छोटी बनेगी। जब आप पीछे की साइड से देखोगे ना, तो आपकी इमेज नॉर्मल वर्चुअल बनेगी और रियल इमेज बनेगी। रियल इमेज का मतलब होता है उल्टी इमेज बनना, जितना मेरे को पता है। और यहाँ पर जो है अपना कनकेव मिरर, ये क्या करेगा, रियल इमेज बनाएगा, सॉरी रियल या फिर वर्चुअल इमेज दोनों बनाएगा। एंड अपने पास जो कन्वेक्स मिरर है, ये क्या करता है, ये हमेशा, ये याद रखना है आपको, ये पूछा जा सकता है कि विच टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर एंड कनकेव मिरर। मैं यूजुअली कंफ्यूज होता हूँ, ये नहीं क्या होता था, आई एम स्टिल कंफ्यूज, आई यूज टू गेट कंफ्यूज बिटवीन कनकेव एंड कन्वेक्स। ठीक है, आपको नहीं होना है, मेरे को पता है आप नहीं होगे, मुझे ऐसी चीज़ों में कंफ्यूजन होता है, मैं किसी को नहीं होता, बट आप नहीं होगे। ठीक है, सो ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेज एंड इरेक्ट, सीधी खड़ी। अब आप ये जो तीसरा पॉइंट लिखा है डिमिनिश्ड इमेज, ये कैसे याद कर सकते हो, इसका मैं तरीका बताता हूँ। आप भाई स्कूल जाते हो, बहुत सारे बच्चे बस से स्कूल जाते होंगे, कोई स्कूटी से जाता होगा, कोई बाइक से जाता होगा। तो स्कूटी, बाइक, बस सब में ना एक कांच होता है, रियर व्यू होता है ना, तो रियर व्यू इमेज पे क्या लिखा रहता है, ऑब्जेक्ट आर मच क्लोजर देन दे अपीयर। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि ये डिमिनिश्ड, छोटी, डी मिनी। अब इसमें मिनी आ रहा है, देखो यहाँ पे मिनी, मिनी मतलब छोटा, तो ये छोटी इमेज बनाता है देन द एक्चुअल साइज। तो अब भैया एक्चुअल से छोटी हो गई, तो रियल इमेज तो बन नहीं सकती, कैसे बनेगी, इरेक्ट एंड स्मॉल। चलो यार, बहुत अच्छा समझाया हुआ तुम्हें मेरे हिसाब से। अब आ जाते हैं यहाँ पर कुछ टर्म्स। पोल क्या है, पोल एक स्फेरिकल मिरर के सेंटर से जो एक पॉइंट निकलता है, उसकी दूरी पोल है। उससे यहाँ पे मान लो ये कब ये पोल भैया, हाँ ये देखिए, ये स्फेयर है, इससे यहाँ तक का जो ये पॉइंट है ना, ये क्या है, ये पोल है। एंड व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इस स्फेरिकल मिरर का यहाँ का जो सेंटर है वो क्या है, आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसे हमने देखते कि एक सर्कल होता है, तो उसमें यहाँ से लेकर तो सेंटर तक की जो इमेज होती है वो क्या होती है, रेडियस होती है। ऐसे ही इसके अंदर है। एंड वी हैव फोकल पॉइंट एंड देन वी हैव फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको समझ ना आए ना, और कोई चीज़ ऐसी लगे कि मेरे से मिस हो गई बाई एनी चांस, सो आप कमेंट कर देना, मैं उसका एक्सप्लेनेशन कमेंट में दे दूंगा या फिर अलग से शॉर्ट बना दूंगा। ठीक है, आई होप अभी तक आपको हर एक चीज़ समझ आई होगी। अगर मैंने स्पीड में बोला है तो इस चीज़ पे भी कमेंट करना कि भैया अगले वीडियो में थोड़ा धीरे बोलो, क्योंकि मेरी आदत है जब मैं पढ़ाने लगता हूँ तो मैं लोगों में बहुत स्पीड में बोल जाता हूँ कभी कभी, एंड मैं खुद भी ध्यान नहीं रख पाता कि मैं कैसे बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आप सब कमेंट करो, मेरी गलतियाँ सुधारो, मैं आपकी गलतियाँ सुधारूंगा, दोनों साथ में ग्रो करेंगे। आप टॉप करना, मैं और अच्छा टीचर बनूंगा, ताकि आपके जूनियर्स का और फायदा हो जाए। ठीक है, वो 99% ही ले आए उठा, आप में से भी कोई ना कोई लाएगा, बट उसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, आपकी मेहनत होगी। देन वी हैव मिरर फॉर्मूला। अब मेरा फॉर्मूला क्या कहता है कि जो फोकल लेंथ होती है वो 1 इमेज डिस्टेंस प्लस 1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये क्या है, ये है इमेज, सॉरी ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ये है इमेज डिस्टेंस। ठीक है, वेट मैंने कुछ गलती कर दी, सॉरी,
इसको क्या बोल सकते हैं अपन, ये है इमेज डिस्टेंस एंड ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। हाँ तो ये क्या है, इमेज डिस्टेंस एंड ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये क्या है, फोकल लेंथ। तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/b प्लस 1/u, ये हो गया। अब इसके अंदर तो प्लस है, अब सिमिलर से ही आप एक और फॉर्मूला पढ़ोगे लेंस का, उसमें माइनस आता है, वहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं, मैं बता देता हूँ आपको कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं। देखो अभी मैं न्यूमेरिकल करवाने वाला हूँ, न्यूमेरिकल के लिए अलग से वीडियोज़ आएंगे तो उनके लिए वेट करना, बट हाँ इससे न्यूमेरिकल बनते हैं भैया, ये याद रखना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ लिख के, हाँ ठीक है। देखो कैसे आते हैं कि वहाँ पे आपको दिया होगा कि भैया इमेज डिस्टेंस, वही तम कैसे लिखा रहा है, ये पतली स्ट्रिप आया, हाँ ये रही। आपको क्या करेगा, वो दे देगा कि फ्रॉम अ मिरर we kept object at this distance, we kept object at 15 centimeter and the image is formed at 10 centimeter, so find the focal length। फिर आपको फोकल लेंथ निकालने में तो आप फॉर्मूला लगाओगे, निकल जाएगा। ये मैंने एक बेसिक आइडिया दिया है आपको, इसमें अलग अलग तरह के क्वेश्चंस होते हैं, कहाँ माइनस कहाँ प्लस, वो सब भी मैं आपको जब क्वेश्चंस कराऊंगा तब बता दूंगा। ये अभी थ्योरेटिकल पार्ट है और इस चैप्टर से बहुत बार या फिर मैं कहूँगा मेजोरिटी ऑफ द टाइम थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, बट थ्योरी के क्वेश्चंस थोड़े से ज़्यादा आते हैं। तो जो ज़्यादा आता है वो पहले कर लेते हैं अपन भैया, फिर बाकी चीज़ें कर लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास है सेकेंड हाफ ऑफ द चैप्टर, रिफ्लेक्शन कंप्लीट हो गया, लॉस कंप्लीट हो गए, स्फेरिकल मिरर की बात कर ली अपन ने, ठीक है। तो एक बेसिक आपके दिमाग में आइडिया चल गया कि रिफ्लेक्शन कौन करवा सकता है, मिरर। रिफ्लेक्शन कौन करवा सकता है, लेंस या फिर कोई स्लेट जो कि पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट हो, ठीक है। सो अब आ जाते हैं अपन रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट पे। सो व्हाट डज इट स्टेट्स, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है जब एक लाइट की रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में टर्न से ट्रेवल करती है और वो बेंड हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपन रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, ठीक है। देन वी हैव लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन अ सेम प्लेन। ये आपको पढ़ना है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा। अब आता है एक इंपॉर्टेंट लॉ, दैट इज स्नेल्स लॉ। ये अभी आपके ज़्यादा काम नहीं आएगा, जब आप 11th में 12th में जब आप रे ऑप्टिक्स पढ़ोगे ना, वहाँ बहुत काम होता है, इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो साइन आई इज इक्वल्स टू साइन आर, इसका क्या मतलब है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो किसके इक्वल रहेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के साइन की, मतलब कि साइन का मल्टीपल है उसके इक्वल रहेगा। मैं आपको बता देता हूँ कैसे, देखो मैं नीचे आपके लिए इमेज लगाइए, ये देख लो, ये देखो लाइट इधर से आई टर्न होके इधर चली, तो बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और यहाँ पर ये देखो ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, जिस एंगल से लाइट इंसिडेंट हुई, और ये क्या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिस एंगल से लाइट रिफ्लेक्ट हुई, ठीक है। तो ये एयर एंड ये ग्लास हो गया। अब अपन यहाँ पर देखें तो आप आई होप स्नेल्स लॉ समझ गए होंगे, साइन आई इज इक्वल्स टू साइन आर, इसका मतलब होता है, ठीक है। ये ज़्यादा यूजफुल आपको 11th 12th में रहेगा, अभी आप यही समझ कर काम चला सकते हैं। देन वी हैव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू। म्यू इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट, ये सी का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। ये दोनों अलग अलग होती है, जब इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो व्हाट वी गॉट म्यू, ठीक है। इसका फॉर्मूला ये भी हो सकता है सी अपॉन में वी, एंड इसको सी अपॉन में लेमडा इंटू फ्रिक्वेंसी भी लिखा जा सकता है, बट ये 12th की चीज़ है, सो इग्नोर इट, आपको ये याद रखना है, ठीक है। इसके रिलेटेड अगर कोई न्यूमेरिकल होगा वो भी आपके भैया आपको कराएंगे, बेझिझक मेरे भरोसे हो जाओ। मैं अपनी एग्ज़ाम तक सेक्रीफाइस कर दूँ, उसके बाद पढ़ना अभी आलस आ रहा था, इस वजह से लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं अपनी बातें बताऊँगा, मेरे कितने मार्क्स आए, सारी चीज़ें, बट अभी आप पढ़ने पे ध्यान दो, ठीक है। देन वी हैव लेंस, पानी पी लेते हैं, आप भी 14 मिनट हो चुके बोलते बोलते। ठीक है, सो वापस स्टार्ट करते हैं। कटवट नहीं लगाता भैया क्योंकि आलस आता है करने का, सीधी बात तो ये है।
लेंसेस। अब आप लेंस से क्या समझते हो? चलो, चश्मे में लगा है लेंस, कौन सा? मेरे में कनकेव लगा है। ये है, सबसे पहले हम बात करते हैं कन्वेक्स लेंस की। अब कन्वेक्स में देखो CONV, तो ये क्या हो गया? कन्वर्जिंग, यानी इमेज को कन्वर्ज करेगा, यानी एक हिसाब से कहें तो छोटा करेगा। अपन ने पढ़ा था कन्वेक्स मिरर डिमिनिश करता है, ये भी डिमिनिश करेगा। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा? ये रियल इमेज बनाएगा, यूज्ड इन मैग्नीफाइंग ग्लासेस, और ये अपनी ह्यूमन आई में भी होता है, एंड वी हैव ऑल्सो दिस इज ऑल्सो यूज्ड इन कैमरा। ठीक है, फिर अपने पास कौन सा आ जाता है? कनकेव लेंस आ जाता है। ये क्या करता है? हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। बाय बट मैंने उल्टा बोल दिया मेरे उसको रिलेट करने के चक्कर में। ठीक है, तो उस पार्ट को थोड़ा सा फॉरगॉट कर दो भैया, अपन वापस से पढ़ लेते हैं इसको। गलत नहीं पढ़ा है मैंने, वो थोड़ा सा रिलेट करने के चक्कर में, तो पंखा अलग बंद गर्मी दे नहीं सकता। कन्वेक्स लेंस क्या है? कन्वर्जिंग लेंस है। ठीक है, इमेज को कन्वर्ज करेगा, एंड देन कैसी इमेज बनाएगा? ये वर्चुअल इमेज बनाएगा और रियल इमेज बनाएगा, दोनों में से कोई सी भी इमेज ये बना सकता है। देन ये किस चीज़ में यूज़ होता है? मैग्नीफाइंग ग्लास। आपने देखो पास की चीज़ों में देखने के लिए यूज़ होता है, एंड जो अपनी इंसान की आँखें हैं उनमें भी ये है, एंड ये कैमराज में भी यूज़ होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देन वी हैव कनकेव लेंस। ये क्या करता है? ये हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट, सीधी इमेज, खड़ी, अब वो शायद उल्टी भी हो सकती है लेकिन रियल रहेगी। डिमिनिश्ड इमेज बनाएगा, हाईली डिमिनिश्ड नहीं, डिमिनिश्ड इमेज। हाईली डिमिनिश्ड होती है कि बहुत ही ज़्यादा छोटी हो जाए। ठीक है, अब आ जाता है लेंस फॉर्मूला। इस पर भी क्वेश्चन आते हैं। देखो, मैंने अभी तक आप लोगों को ना वो नहीं दिया है, क्या बोलते हैं, इसकी PDF ही दी है नोट्स की, तो ये वैसे ज़रूरी भी नहीं है। आप स्कूल के नोट्स और उससे ऊपर NCERT को रखो, आपके नंबर तगड़े आएंगे। ठीक है, हाँ, तो हमारे पास क्या है? हमारे पास ही है लेंस फॉर्मूला। ठीक है, लेंस फॉर्मूला क्या कहता है? 1/f इज इक्वल्स टू 1/b माइनस 1/u, यानी कि इमेज डिस्टेंस में से अगर अपन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? फोकल लेंथ मिल जाएगी। ठीक है, और फोकल लेंथ किसके बराबर होती है? R/2 के रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ के बराबर। देन वी हैव मैग्नीफिकेशन। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन आप कैसे याद कर सकते हो भैया? मैग्नीफिकेशन आप ऐसे याद कर सकते हो कि कोई चीज़ अगर बड़ी हो रही है या छोटी हो रही है तो अपन उसका आइडिया कैसे लगाते हैं? उसकी हाइट देखकर, कि ये बड़ा है ये छोटा है। तो मैग्नीफिकेशन क्या है? कोई चीज़ का अपन मैग्नीफाई, बड़ा करके देख रहे हैं, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन में हाइट ऑफ इमेज। ये V और U यहाँ पर इमेज डिस्टेंसेस नहीं है, ये क्या है यहाँ पर? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज। जब अपन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? मैग्नीफिकेशन। इससे क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, सारे के सारे मैं अलग से NCERT में जितने क्वेश्चन है सारे कराऊंगा, और अगर NCERT के बाहर कोई भी अच्छा क्वेश्चन होता है मैं वो भी आपके लिए कराऊंगा। पहले मैं पूरी की पूरी जितने चैप्टर्स है सबकी थ्योरी करवाऊंगा। अभी मैं पूरी फिजिक्स करवाने वाला हूँ, देन बायो कराऊंगा, देन केमिस्ट्री पे जाऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये अच्छे से पढ़ लो। एंड देन वी हैव व्हाट? पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या कहता है? पावर ऑफ लेंस कहता है कि जो पावर है वो 1/4 फोकल लेंथ के बराबर है, मीटर्स में। ठीक है, सेंटीमीटर में तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 100/में फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, लेकिन ये सही रहेगा। ठीक है, सो ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। ये अब आप बोलोगे भैया चैप्टर कंप्लीट? हाँ कंप्लीट, ज़्यादा बड़ा चैप्टर है, हेवी नहीं, एंड इतना बड़ा चैप्टर ये हेवी नहीं कि मैं इस पर इतना ज़्यादा ध्यान दूँ। इतना ज़्यादा ध्यान क्या आपको ध्यान तो देना है, वो क्वेश्चन आसान है। मैंने अभी ब्लूप्रिंट नहीं देखा है, मैं एक बार ब्लूप्रिंट देख लूँगा। जो हाई वेटेज चैप्टर लगेंगे उनको मैं पहले पढ़ा दूँगा, लेकिन हमारे पास इतना इनफ टाइम है अभी कि अपन किसी एक स्पेसिफिक ऑर्डर में ना चलने के बजाय जैसे अपने को पढ़ना है वैसे पढ़ लें। क्यों भैया मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हमारे पास अभी सितंबर भी आएगा, अभी थोड़े टाइम में सितंबर आएगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, एंड आपकी एग्जाम जहाँ तक मुझे ध्यान है फेब में है। सो 5 महीने तो आपका क्लियर है। और भाई 10th का सिलेबस ना महीने भर का है पूरा सिलेबस, और मैं सिर्फ साइंस पढ़ा रहा हूँ आपको। तो क्या ये 10 दिन या 12 दिन में मैं कंप्लीट नहीं करा सकता? मैं एक दिन में आपकी पूरी साइंस कंप्लीट करा सकता हूँ, लिटरली कह रहा हूँ मैं। अभी 18 या 17 मिनट में हमने पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया। स्टार्टिंग की 1-1.5 मिनट बात करी थी, अब भी बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं करूँगा मैक्स टू मैक्स 20 मिनट्स पर चैप्टर भी आप दोगे ना अभी डेली। 20 मिनट पढ़ो साइंस, 20 मिनट पढ़ो, लेकिन मैं कहूँगा आधा घंटा तो फिर भी पढ़ो, 20 मिनट थोड़ा कम हो जाएगा। आधे से 1 घंटा डेली साइंस पढ़ो भैया 90+ के लिए। 20 मिनट क्या करना है? मेरा लेक्चर देखो,
स्पीड बढ़ा के मत देखो, क्योंकि मैं वैसे ही कभी कभी तेज़ बोल देता हूँ यार। तो स्पीड बढ़ा के मत देखो, क्या करो नॉर्मल स्पीड पे देखो, 20 मिनट में खत्म हो जाएगा। ये 20 मिनट का पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि 11-12 में ना हालत टाइट हो जाएगी। 2-2 घंटे लेक्चर में बैठना पड़ेगा, एटलीस्ट 1.5 घंटे तो फिर भी बैठना ही पड़ेगा अगर ऑफलाइन भी जाते हो तो। एंड वो हैबिट चलो बाद में बनेगी, उसके लिए डरा नहीं रहा हूँ। क्या आपको गाइडेंस चाहिए 11-12 के बाद, चलो जब आपकी 10th हो जाएगी तब देंगे, लेकिन अभी के लिए आपके भैया आपको अवेयर कर रहे हैं। लेक्चर देख लो मेरा, स्कूल से आओ ना, सो जाओ बढ़िया। अगर कोचिंग जाते हो तो मत ही जाओ, अगर कोचिंग जाते हो तो कोचिंग जाओ, कोचिंग से आओ, सो जाओ, जो करना है कर लो। रात को 9 बजे बैठो, 8 बजे बैठो, जब भी टाइम मिले 20 मिनट मेरा लेक्चर देख लो, 20 मिनट NCERT रीड कर लो। अब 20 मिनट में चाहे पूरी हो आधी हो, मैं कहूँगा पूरी कर लो वैसे तो, पूरा चैप्टर अगर देखा है तो। बट अगर पूरी ना हो पाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। मैं कह रहा हूँ 90% क्लास से ना आगे निकल जाओगे। और अगर 90+ मार्क्स लाने तो 90% क्लास से आगे जाना पड़ेगा, सबके नहीं आते 90% मार्क्स वगैरह। हमारी क्लास में साइंस में मेजोरिटी बच्चों के नहीं आए थे, तो क्या हमारे टाइम में शायद साइंस का पेपर ईजी, मुझे तो बहुत ईजी लगा था पर्सनली। एंड आप सबको प्रैक्टिस करना ही है वो चैप्टर, सॉरी प्रीवियस ईयर पेपर्स, तो वो तो चलो बात की बात है जब आपका सिलेबस हो जाएगा तब। लेकिन अभी क्योंकि आपकी किस्मत अच्छी है, आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर है, हमारे पास तो एक पेपर ही थे सिर्फ, क्योंकि चेंज आया था ना सिलेबस में। सो या अब आपके भैया चाहते हैं, खुद की भी पढ़ाई करनी है भाई मेरे को, नहीं तो मम्मी मान देगी। एनसेट क्लियर नहीं होगा तो मैं ऑफिशियली टीचर नहीं बन पाऊंगा भैया, एनसेट देना है मेरे को। अभी टाइम है वैसे मेरे पास, बट पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करना है। एंड मैं 12th पास हूँ वैसे, अभी कॉलेज नहीं गया हूँ उस साल। एंड अब ये बताओ मुझे सब लोग कमेंट करके कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। एंड एक बात तो मैं आपको बोलना ही भूल गया, ये कि भैया सबसे पहले तो आप यहाँ तक आए, आप सभी का थैंक यू, बहुत बड़ा थैंक यू कि आपने मुझे अपना कीमती टाइम दिया। और मैं कह रहा हूँ आप मेरे को दिन के 20 से 25 मिनट या कभी कभी 30 मिनट दोगे ना, आपके भैया वर्थ इट बनाएंगे उस टाइम को। मैं कह रहा हूँ ना, जब आपकी 10th हो जाएगी ना, तो आपको कुछ याद आए ना आए, ये थोपड़ा जरूर याद आएगा आपको। आप बोलोगे एक भैया थे बढ़िया पढ़ाते थे, बढ़िया का पता नहीं बट पढ़ाते थे। हाँ, क्योंकि बढ़िया के भाई मैं गारंटी नहीं ले सकता कि भाई किसी को पसंद है किसी को ना है। जिसको पसंद आ रहा है, समझ आ रहा है, पढ़ो भैया। अपने दोस्तों को प्लीज़ भेजो है, जलनखोरी मत रखो, इसके ज़्यादा आ जाएंगे मेरे कमाएंगे। भाई मैं कह रहा हूँ ना, दिल से भेजोगे ना, तुम्हारा एक नंबर ज़्यादा आएगा, उसके 90 आएंगे, तुम्हारे 91 आएंगे। तो भेजो इसलिए नहीं कि मेरे चैनल सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, मुझे कोई नहीं, 2 बच्चे भी देखेंगे ना मैं पढ़ाऊँगा। अभी आज ही मैंने कमेंट देखा एक बच्चे का, मैं इतना मोटिवेट हुआ ना, एक ही कमेंट आया और एक ही सब्सक्राइबर बढ़ा उस टाइम पे, और मैं इतना खुश हुआ ना, लिटरली मैंने अभी लेक्चर बनाना चालू कर दिया। सो दिस काइंड ऑफ मोटिवेशन यू नीड इन योर लाइफ। और टीचिंग इज़ माई पैशन। कोई नहीं देखेगा मैं तब भी डालूंगा, कोई देखेगा तो मैं और ज़्यादा हाई मोटिवेशन से डालूंगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू, बाय।